आज NPCIL 2019 का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। पूरे के पूरे 120 क्वेश्चन हैं जो कि सिर्फ टेक्निकल आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट करता है। तो हम जानते हैं कि हॉलो शाफ्ट ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया एज अ सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट करता है, मोर टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। हॉलो शाफ्ट जो होता है से मोर टॉर्क को ट्रांसमिट करता है। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखेंगे। द मैटिंग सरफेस बिटवीन द पीस सर्किल एंड द रूट सर्किल। पीस सर्किल और रूट सर्किल जहाँ मिलता है उसे हम लोग फ्लैंक बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अब आते हैं 20 डिग्री प्रेशर एंगल, द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर विल बी। 20 डिग्री जब प्रेशर एंगल होता है तो मिनिमम टीथ 18 को होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्या दिया है 4 में? लेड इज वाइडली यूज इन। लेड का वाइडली यूज करते हैं, तो लेड का वाइडली यूज करते हैं स्टोरेज बैटरी में। लेड का यूज वाइडली करते हैं स्टोरेज बैटरी में। फिर कह रहा है कि इन अ कंपाउंड सिलेंडर में हुप स्ट्रेट थ्रू आउट द मेटल। मतलब कंपाउंड जो सिलेंडर होता है उसमें हुप स्ट्रेस लगता है, यूनिफॉर्म लगता है। हुप स्ट्रेस लगता है, यूनिफॉर्म लगता है। क्वेश्चन नंबर 14, गियर ट्रेन यूजुअली एम्प्लॉयड इन द क्लॉक। क्लॉक में जो गियर ट्रेन का यूज करते हैं वह रिवेटेड गियर ट्रेन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर हम लोग जानते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है। यह काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला है। तो डायनामिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है। तो यह जो आपका ऑप्शन है सो ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में द ट्यूब एट द बैक ऑफ द रेफ्रिजरेटर आर। तो जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें जो बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर में जो ट्यूब होता है वह हम लोगों का कंडेंसर का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ प्रोसेस अप्लाइंग ऑक्साइड कोटिंग ऑन एल्युमिनियम इज नोन एज। तो जब ऑक्साइड कोटिंग किया जाता है एल्युमिनियम पर तो उसे एनोडाइजिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या है? नॉर्मलाइजिंग भी है, स्प्रेडाइजिंग भी है, साइनाइडिंग भी है। तो ऑल इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, इफ अ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट आर 4 देन द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगा। 2 कैसे होगा? क्योंकि हम लोग टर्म में पढ़े हैं कि 6 होता है कंस्टेंट, जिसमें 4 को जब रिस्ट्रिक्ट कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। तो इसीलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील डिपेंड ऑन द। तो जो परफॉर्मेंस होता है ग्राइंडिंग व्हील का वह डिपेंड करता है टाइप ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स पर, साइज ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स पर, टाइप ऑफ बॉन्डिंग मटेरियल पर, सब पर डिपेंड करता है जो हम लोग का होता है परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13, इलास्टिक कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आर ऑफ्टन ज्वाइंट। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को ज्वाइंट करने के लिए हम लोग सोल्डरिंग का यूज करते हैं। सोल्डरिंग का यूज करते हैं बिलो 420 डिग्री सेल्सियस, बिलो 420 डिग्री सेल्सियस। और 420 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो तो फिर हम लोग ब्रेजिंग का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूइड इज। द मेन फंक्शन जो कटिंग फ्लूइड का होता है कूल द टूल एंड वर्क पीस। यही होता है कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन, टूल को ठंडा करना एंड वर्क पीस को। क्वेश्चन नंबर 9, द मेलेट इज मेड अप ऑफ। मेलेट जो बना होता है वह हार्ड वुड का बना होता है। मेलेट किसका बना होता है? हार्ड वुड का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो रिमर जो हम लोग का होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। सेपर प्लेनर में सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है और रिमर जो होता है हम लोग का मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, द सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो एज नोन एज। तो हम लोग जानते हैं कि सेट ऑफ फोर्स जहाँ जीरो होता है उसे इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं।
इक्विलिब्रियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो सेट ऑफ फोर्स जो होता है एफ एक्स एफ वाई एंड मूवमेंट जो जीरो होना चाहिए, तो इसी के हिसाब से सेट ऑफ फोर्स हुज रिजल्टेंट इज जीरो इज नोन एज इक्विलिब्रियम फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन कौन नहीं है, तो वर्क। हम लोग पढ़े हैं कि हीट एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क क्या है, पाथ फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। अब इसके अलावा जितना भी होता है सब के सब हम लोग का पॉइंट फंक्शन होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि द फेलुअर ऑफ अ मटेरियल अंडर द वायरिंग लोड आफ्टर द नंबर ऑफ द साइकिल ऑफ द सच लोड इज। मटेरियल यदि जो फेल होता है आफ्टर द नंबर ऑफ द साइकिल ऑफ द सच लोड, तो उसे हम लोग कहते हैं फैटिग फेलियर कहते हैं। क्या कहते हैं, फैटिग फेलियर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गियर विल बी यूज्ड फॉर द नॉन इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर शाफ्ट। नॉन इंटरसेक्टिंग है, ना तो इंटरसेक्ट करता है और परपेंडिकुलर शाफ्ट है, तो उसके लिए हम लोग हाइपोइड गियर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाइपोइड गियर का। यदि नॉन इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर शाफ्ट दे, नॉन इंटरसेक्टिंग और परपेंडिकुलर शाफ्ट हो, तो हाइपोइड गियर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ द मोशन कंप्लीटेड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जब नंबर ऑफ साइकिल को कंप्लीट किया जाता है इन यूनिट इंटरवल में, तो उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द टू लिंक हैव द टर्निंग एज वेल एज द स्लाइडिंग मोशन बिटवीन देम द काइनेमेटिक पेयर। तो यदि कोई मतलब कि पेयर है जो टर्निंग भी कर रहा है और स्लाइडिंग भी कर रहा है। स्लाइडिंग ऐसे मतलब कर रहा है और टर्निंग के मतलब कि ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे टर्न कर रहा है, तो स्क्रू पेयर में होता है। स्क्रू पेयर में है टर्निंग एंड स्लाइडिंग दोनों मोशन देखे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 23, कह रहा है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैसेज। तो इंटरनल एनर्जी जो होता है सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है। फिर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द आईसी इंजन सिलेंडर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। द मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है सिलेंडर के अंदर वह होता है 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। मैक्सिमम जो सिलेंडर में टेम्परेचर होता है इस इंजन में वो 2200 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर अब देखेंगे, द मैक्सिमम सेलेबिलिटी ऑफ अ कार्बन इन द फेराइट। तो फेराइट में जो मैक्सिमम सेलेबिलिटी ऑफ कार्बन होता है वह होता है 0.25%। सेलेबिलिटी फेराइट में जो कार्बन का जो मात्रा होता है कितना होता है, 0.25% होता है। अब देखेंगे हीट टीयर रेफर टू। हीट टीयर किसको रेफर करता है, तो कास्टिंग डिफेक्ट को रेफर करता है। हीट टीयर रेफर करता है कास्टिंग डिफेक्ट को रेफर करता है। फिर कह रहा था वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द वेरिएशन ऑफ द प्रेशर इज कॉल्ड। तो उसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल्क मॉडुलस बराबर डायरेक्ट स्ट्रेस बटे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। मतलब कि डीपी होता है और भी डीवी होता है, डीवी बटे भी होता है, मतलब कि यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, हम लोग का ये बल्क मॉडुलस रहता है। और रेसिप्रोकल इसी का बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी जो होता है सो उसे बीटा से नोट करते हैं। और 1/k होता है, क्या होता है, 1/k होता है। तो इस तरह से हम लोग देख लेंगे द वेरिएशन ऑफ इन द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड विद द वेरिएशन इन अ प्रेशर इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विच व्हाट विल बी द वेट ऑफ द बॉडी हुज द मास इज 1 kg। यदि कोई बॉडी है जिसका मास 1 kg है तो न्यूटन में क्या होगा। तो हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि ए बराबर कितना होता है, एम ए होता है। एम ए होता है तो मास यहाँ कितना है, 1 kg है, और यहाँ एम ए की जगह पर एम जी लेंगे तो एम जी बराबर कितना हो जाता है, यहाँ पर एम जी लेंगे तो यहाँ पर मास दिया हुआ है 1 kg गुने 9.81 होता है इसका मान जी का। तो यहाँ पर से 9.81 न्यूटन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी सही है, सॉरी सी ऑप्शन सही है, क्योंकि 9.81 आएगा। यहाँ पर भी किलो न्यूटन में दिया है इसीलिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि 9.81 न्यूटन ही आएगा। सी ऑप्शन इज राइट। फिर कह रहा है कि रिड्यूसिंग फ्लेम इज ऑल्सो नोन एज। रिड्यूसिंग फ्लेम कार्बोराइजिंग फ्लेम को कहते हैं। या बिल्डिंग में पढ़ना है, जब एक मतलब कि न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं जिसमें रेशियो 1 होता है तो न्यूट्रल फ्लेम बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है तो ऑक्सीजन 1 हो जाता है, और जो है से 1.1 हो जाता है,
एंड या 0 1 रहता है तो हम लोग बोलते हैं कार्बोराइजिंग फ्लेम में एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा हो जाता है, ये 1 है तो ये 1.5 हो जाएगा, तो ये हो जाता है हम लोग का कार्बोराइजिंग फ्लेम। तो इस तरह से ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि रिड्यूसिंग फ्लेम के बाद कि द स्केलेटन पैटर्न आर जनरली यूज फॉर द स्केलेटन पैटर्न का यूज करते हैं हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए। क्यों यूज करते हैं स्केलेटन पैटर्न का? स्केलेटन पैटर्न का हम लोग यूज करते हैं लार्ज कास्टिंग के लिए, या लार्ज कास्टिंग का मतलब कि मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि शेयर स्ट्रेस इन स्टैटिक फ्लूइड, शेयर स्ट्रेस जो स्टैटिक फ्लूइड में होता है वह ऑलवेज जीरो होता है, क्योंकि जब फ्लूइड जब रेस्ट्रेस होंगे, जैसे ये कंटेनर लिए हैं और कंटेनर में जब फ्लूइड रख देंगे, इसमें इस तरह से फ्लूइड है, इस तरह से फ्लूइड है, तो इसमें सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करता है और शेयर स्ट्रेस जीरो होता है। सो ऑप्शन ये सही है। फिर कह रहा है कि द डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर फॉर लैमिनार फ्लो इज कंसिक्वेंस, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है लैमिनार फ्लो के लिए वो पॉपुलर लॉ होता है। इस तरह से ऑप्शन बी सही है। फिर कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर इन अ मीट्रिक सिस्टम, 1 हॉर्स पावर किस में? मीट्रिक सिस्टम में कितना होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो मीट्रिक सिस्टम में होता है वह बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर मीट्रिक सिस्टम में कितना होता है? तो वह 7.75 kg मीटर पर सेकेंड होता है। यही पूछे कि 1 हॉर्स पावर इन अ मीट्रिक सिस्टम इज इक्वल टू कितना होता है? 75 kg मीटर पर सेकेंड होता है। या हम लोग जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट पर है, 746 वाट। या इसी को हम लोग किलो वाट में लिख सकते हैं कि 0.746 किलो वाट होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन फैक्टर इन फॉर लैमिनार फ्लो इन अ पाइप, तो जो कोफिशिएंट ऑफ स्किन फ्रिक्शन फैक्टर होता है लैमिनार फ्लो के लिए वह 16/RE होता है। मतलब RE मतलब कि रेनॉल्ड्स नंबर, जो रेनॉल्ड्स नंबर हम लोग का होता है वो क्या होता है? इनर्शिया फोर्स बटे विस्कस फोर्स होता है, रो VL/म्यू होता है, यही होता है। या इसी को D लिख सकते हैं, डायमीटर भी लेते हैं और लेंथ भी लेते हैं, रेनॉल्ड्स नंबर होता है हम लोग का। तो लेमिनार फ्लो के लिए जो स्क्रीन फ्रिक्शन फैक्टर होता है 16/RE होता है। अब देखते हैं यहाँ पर द मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल बाय द मीन्स ऑफ द फिलर हुज द मेल्टिंग पॉइंट इज बिलो 425 डिग्री सेल्सियस। तो अभी एक क्वेश्चन रिपीट है, ऊपर हम बताए थे कि जब बिलो 425 डिग्री सेल्सियस होता है तो वह जो हम लोग का सोल्डरिंग होता है, यही एवब यहाँ पर दे देता है कि एवब 420 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग ब्रेजिंग मारते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। कह रहा है कि पायरोमीटर इज ए डिवाइस विच इज रिलेटेड टू द, पायरोमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करता है हाई टेम्परेचर को, तो टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है। क्या है पायरोमीटर? एक टेम्परेचर मेजरमेंट डिवाइस है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एज आर द टाइप ऑफ द स्ट्रेट एज, तो ये जितने भी हैं टूल मेकर स्ट्रेट एज, वाइड एज स्ट्रेट एज या एंगल स्ट्रेट एज, ये सब के सब हम लोग का क्या है? स्ट्रेट एज है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि व्हेन सम मेटल ड्रॉप आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेल्ड एंड मे रिमेन द स्टक द सरफेस दिस डिफेक्ट इज नोन एज, तो जैसे ही ये वर्ड आप देखिएगा एक्सपेल्ड, यदि आपको प्रश्न में एक्सपेल्ड मिले तो समझ जाना है कि वह स्पेल्टर ही डिफेक्ट होगा। क्या होगा? स्पेल्टर होगा। व्हेन सम मेटल ड्रॉप आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वेल्ड एंड रिमेन स्टक टू द सरफेस देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज स्पेल्टर, उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 अब देखते हैं। विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड विथ वेरीज करता है, तो हम जानते हैं कि विस्कोसिटी जो होता है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग जो लिक्विड का होता है विस्कोसिटी, लिक्विड का जो विस्कोसिटी होता है, जो लिक्विड का विस्कोसिटी होता है वह डिक्रीज करता है। लेकिन यही गैस के केस में जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं तो गैस के केस में क्या होता है? इंक्रीज करता है। गैस के केस में इंक्रीज करता है ना, गैस के केस में हम लोग का इंक्रीज करता है विस्कोसिटी। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन यही लिक्विड के केस में डिक्रीज करता है। टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं विस्कोसिटी डिक्रीज करता है और गैस के केस में इंक्रीज करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। कह रहा है कि द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन द ग्रे कास्ट आयरन, द ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है वह 4 से 5% होता है।
फिर कह रहा है कि ऑटो फ्रेटेज इज अ मेथड ऑफ द ऑटो फ्रेटेज जो मेथड है सो प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर का करता है, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर का करता है, या ऑटो फ्रेटेज एक मेथड है। ऑटो फ्रेटेज एक मेथड है जो प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर का करता है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। फिर कह रहा है कि द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ऑफ द ड्रॉप। तो जब ड्रॉप बोलता है तो हम लोग जानते हैं कि 4 सिग्मा बाई डी होता है। ड्रॉप के क्वेश्चन में 4 सिग्मा बाई डी होता है। यही हम लोग को बोल देता बबल बोल देता, बबल यदि बोल देता तो क्या हो जाता है आंसर 8 सिग्मा बाई डी हो जाता। और जेट के केस में क्या होता है, जेट के केस में 2 सिग्मा बाई डी होता है प्रेशर जो होता है से। आप लोग का जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर ये है, बोल रहा है द रिलेशन बिटवीन द सरफेस टेंशन एंड डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज गिवन बाई, तो वह 4 सिग्मा बाई डी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिगार्ड ऑफ द सेपर। तो सेपर में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन होता है। तो जॉब इज हेल्ड रिजिडली ऑन द फिक्स्ड बेड, सही बात है। जो सेपर होता है उसमें हम लोग जॉब को हेल्ड करते हैं फिक्स्ड। उसके बाद द कटिंग टूल रिमेन स्टेशनरी, यह गलत है। कटिंग टूल जो रिमेन स्टेशनरी नहीं होता है, क्योंकि कटिंग टूल रिसिप्रोकेट करता है, इस तरह से सेपर में लगा हुआ रहता है और वह आगे पीछे रिसिप्रोकेट करते रहता है, आगे पीछे इस तरह से करते रहेगा, इसे करते रहेगा। क्वेश्चन अब नेक्स्ट देखते हैं। यूलर डायमेंशनलेस नंबर रिलेटेड टू द यूलर्स नंबर हम लोग जानते हैं कि डायमेंशनलेस नंबर है जो कि प्रेशर फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स होता है। इनर्शिया फोर्स प्रेशर फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स होता है। अब देखते हैं इन द स्लाइडर चैन मैकेनिज्म में विच इज द इन्वर्सन ऑफ द सिंपल इंजन मैकेनिज्म द नंबर ऑफ द लिंक। तो मतलब कि सिंपल इंजन मैकेनिज्म के लिए नंबर ऑफ द लिंक चाहिए वह 4 चाहिए, कम से कम जो होता है मिनिमम 4 चाहिए। फिर कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन। कार्बन डाइऑक्साइड जो वेल्डिंग होता है हम लोग उसे कौन सा वेल्डिंग कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग को कौन सा वेल्डिंग कहते हैं, तो मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वेल्डिंग को। फिर बोल रहा है कि मुंटेज मेटल कंटेन करता है कॉपर एंड जिंक। तो हम लोग जानते हैं कि मुंटेज मेटल में कॉपर एंड जिंक जो होता है, तो यह कॉपर कितना होता है 60% होता है और जिंक जो होता है 40% होता है। सो इसको काट देंगे 1 0 से 1 0 और 3 दूना 6, तो 3:2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। मुंटेज मेटल में कितना होता है 3:2 में कॉपर एंड जिंक पाया जाता है। फिर कह रहा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन दियर द प्लेन इज। तो जो अलजेब्रिक सम होता है मूवमेंट ऑफ द फोर्स फॉर्मिंग अ कपल अबाउट एनी पॉइंट इन दियर द प्लेन इज, तो क्या होता है, तो वह आपका जो होता है द अलजेब्रिक ऑप्शन इक्वल टू मूवमेंट ऑफ द कपल के बराबर होता है, इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल के बराबर होता है। इक्वल टू मूवमेंट ऑफ कपल के बराबर होता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं ड्यूरिंग द थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हम लोग जानते हैं कि यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें इंथैल्पी क्या होता है, तो डज नॉट चेंज करता है, इंथैल्पी डज नॉट चेंज करता है इन अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। फिर देखते हैं, कह रहा है कि इन द टेंसाइल टेस्ट में द फेनोमेना ऑफ द स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मटेरियल इंक्रीजिंग विद द टाइम हैविंग द कांस्टेंट लोड। यदि टेंसाइल टेस्ट हो रहा है फेनोमेना ऑफ द स्लो एक्सटेंशन ऑफ द मेटल में धीरे धीरे जब डिफॉर्मेशन हो रहा है इंक्रीजिंग विद द टाइम हैविंग द कांस्टेंट लोड इज कॉल्ड, तो उसे हम लोग क्रीपिंग के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, क्रीपिंग कहते हैं उसे। ए पोर्शन ऑफ द बीम बिटवीन द टू सेक्शन इज सेड टू बी द
प्योर बेंडिंग, यदि कोई पोर्शन उसमें प्योर बेंडिंग होता है तो व्हेन देयर इज, तो उसमें क्या होगा जब प्योर बेंडिंग होता है, तो प्योर बेंडिंग जब होता है तो उसमें जो होता है कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स होता है। क्या होता है, प्योर बेंडिंग जब रहेगा ना, प्योर बेंडिंग के केस में कांस्टेंट बेंडिंग मूवमेंट होता है एंड जीरो होता है शेयर फोर्स, प्योर बेंडिंग के केस में। प्योर बेंडिंग के केस में, प्योर बेंडिंग के केस में होता है। तो आपका बी सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। कह रहा है कि इन ऑर्डर टू हैव द मैक्सिमम पावर फ्रॉम द पेल्टन टरबाइन द बकेट शेप, तो यदि पेल्टन टरबाइन में मैक्सिमम पावर ऑब्टेन करना है तो उसका जो बकेट का स्पीड क्या होना चाहिए, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड होना चाहिए, इक्वल टू हाफ ऑफ द जेट स्पीड होना चाहिए, इक्वल टू जब हाफ रहता है ना स्पीड का तो v बराबर यू बाई टी होता है, तो यू बाई टी जब रहेगा तो वहाँ पर मैक्सिमम मिलता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द ड्रेनेज फ्रैक्शन, ड्रेनेज फ्रैक्शन क्या होगा आप द ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम का, तो ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम, तो ड्राई मायने कि वेपर है, तो वेपर का हम लोग जानते हैं कि 1 होता है ड्रेनेज फ्रैक्शन। ड्रेनेज फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वेपर बट ए टोटल मास होता है। टोटल मास बोले तो लिक्विड के प्लस यहाँ पर होता है आपका वेपर, ये टोटल हो गया, ये आपका ड्रेनेज फ्रैक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। बी ना सही है ऑप्शन आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। कह रहा है कि इन प्रोसेस चार्ट में जो सिंबल सर्किल हो, ये जो प्रोसेस चार्ट होता है उसमें जो ये सिंबल होता है वह किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है, या जो होता है ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है वो जो होता है सो सर्किल। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस नंबर, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ डायमेंशनलेस नंबर होता है क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बट ए डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर, तो स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी होता है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड फ्लूइड का होता है तो इस डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम इज ऑल्सो नोन हो जाता है, ऑर्थोगोनल जो रैक सिस्टम होता है हम लोगों का क्या है ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम, तो ऑर्थोगोनल जो रैक सिस्टम होता है वह हम लोगों का ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम ऑर्थोगोनल जो रैक सिस्टम होता है उसको हम लोग ओल्ड आईएसओ सिस्टम कहते हैं, ओल्ड आईएसओ सिस्टम कहते हैं, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम को ओल्ड आईएसओ सिस्टम कहते हैं। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ग्रुप द डिफरेंट पार्ट इन द पार्ट फैमिली, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड करते हैं टू ग्रुप द डिफरेंट पार्ट इनटू द पार्ट फैमिलीज, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं प्रोड्यूसिंग ऑल ऑफ द देव मेथड है, क्योंकि विजुअल इंस्पेक्शन के द्वारा भी हम लोग यूज करते हैं पार्ट को इनटू द फैमिलीज करने के लिए। प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग होता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी यूज करते हैं टू डिटेक्ट द क्रैक इन द वेल्डिंग ऑफ द नॉन मेटेलिक मटेरियल, यदि वेल्डिंग हो नॉन मतलब डिफेक्ट को डिटेक्ट करना है तो नॉन मेटालिक एलॉय के लिए हम लोग फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं, नॉन मेटालिक एलॉय के लिए फ्लोरेसेंट टेस्ट करते हैं। फिर कह रहा है कि एम के एस यूनिट ऑफ द विस्कोसिटी, तो एम के जो यूनिट होता है उसमें विस्कोसिटी का क्या होता है, तो एम के एस यूनिट जो होता है विस्कोसिटी का उसमें आंसर होता है आपका kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा। एम के एस यूनिट में kgf सेकेंड पर मीटर स्क्वायर होगा एम के एस यूनिट में विस्कोसिटी का यूनिट। फिर देखते हैं कह रहा है कि सीमलेस बिल्डिंग इज इम्प्लॉयड फॉर द मेटल थिकनेस, तो सीमलेस बिल्डिंग जो होता है इसको इम्प्लॉय करते हैं थिकनेस के लिए 0.025 से लेके 3 mm तक।
सीमलेस वेल्डिंग को अप्लाई करते हैं 0.025 से 3 mm तक। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर। तो स्प्रिंग कंट्रोलर गवर्नर कौन कौन होता है? तो हर्टन गवर्नर भी होता है, हर्टन गवर्नर भी होता है, पिकरिंग गवर्नर, हर्टिंग गवर्नर, पिकरिंग गवर्नर, हर्टिंग गवर्नर, सबका सब स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर होता है। फिर करेक्ट स्टीडी रेस्ट इज यूज। तो स्टीडी रेस्ट का यूज करते हैं क्या लगी? तो लॉन्ग डायमीटर जॉब के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टीडी, लॉन्ग जॉब के लिए यूज करते हैं ना स्टीडी रेस्ट का। स्टीडी रेस्ट का सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग जब करते हैं तो यहाँ पर स्टीडी रेस्ट लगा होता है, तो स्टीडी रेस्ट जो होता है ना सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में, वही लॉन्ग जॉब को होल्ड करने के लिए यूज करते हैं। फिर कराएंगे द प्रॉपर्टी ऑफ विच मेक्स द मोल्डिंग सैंड कैपेबल ऑफ द विथस्टैंडिंग द हाई टेम्परेचर ऑफ द मोल्टेन मेटल विदाउट द फ्यूजन। तो उसे हम लोग जो रेसिस्ट कर सके तो उसे हम लोग रिफैक्टिवनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफैक्टिवनेस कहते हैं। जो हाई टेम्परेचर को रेसिस्ट कर सके बिना मेल्ट हुए, हाई टेम्परेचर को जो रेसिस्ट करता है बिना मेल्ट हुए, उसे हम लोग रिफैक्टिवनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं यहाँ पर। लेमिनेटेड स्प्रिंग और जनरली, लेमिनेटेड स्प्रिंग जो होता है उसको हम लोग यूज करते हैं क्या लगी? तो लेमिनेटेड स्प्रिंग जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं लेमिनेटेड स्प्रिंग का लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्ट एट द एंड। मतलब जो लेमिनेटेड स्प्रिंग होता है उसका यूज करते हैं लोडेड एट द सेंटर एंड सपोर्ट एट द एंड। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि यूज फॉर शार्पनिंग ऑफ द सर्कुलर और बैंड सा। मतलब कि यूज करते हैं शार्पनिंग करने के लिए ऑफ द सर्कुलर एंड बैंड सा को। तो किसका यूज करते हैं शार्पनिंग करने के लिए? तो वह यूज करते हैं डिस व्हील। किसका यूज करते हैं? सॉर्स व्हील का यूज करते हैं शार्पनिंग करने के लिए। सॉर्स व्हील का यूज करते हैं शार्पनिंग करने के लिए। सर्कुलर और बैंड सा जब होता है ना, सर्कुलर एंड बैंड सा होता है, उसको शार्पनिंग सॉर्स व्हील के द्वारा शार्प करते हैं। फिर करा कि इन आइडियल मशीन में द आउटपुट ऑफ कंपेयर टू द इक्वल। हम जानते हैं कि आइडियल मशीन में क्या होता है? इनपुट एंड आउटपुट इक्वल होता है। इनपुट एंड आउटपुट क्या होता है आइडियल मशीन में? इक्वल होता है। इनपुट एंड आउटपुट इक्वल होता है। इनपुट एंड आउटपुट इक्वल होता है इन आइडियल मशीन में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर कह रहा है कि द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ द डायनामाइट। डायनामाइट का जो मेन कंस्टिट्यूट होता है नाइट्रोग्लिसरीन होता है। मेन कंस्टिट्यूट जो होता है डायनामाइट का। फिर कह रहा है कि सेरामिक टूल इंसर्टेड आर फिक्स्ड और टू द टूल होल्डर। तो सेरामिक टूल जो होता है उसको इंसर्ट करके फिक्स करते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा फिक्स करते हैं, ब्रेजिंग के द्वारा उसको फिक्स करते हैं। द सेंटर ऑफ प्रेशर ऑन द इमर्ज सरफेस। तो सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है इमर्ज सरफेस में वे अबव द सेंटर ऑफ प्रेशर जो होता है क्या होता है? बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ सबसे ऊपर जो होता है मेटा सेंटर होता है। एक लाइन खींच लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो होता है तो यहाँ पर हम लोग का मेटा सेंटर होता है। यहाँ जो होता है मेटा सेंटर होता है। क्या होता है? यहाँ सबसे ऊपर मेटा सेंटर होता है और उसके बाद यहाँ पर जो होता है हम लोगों का यहाँ पर जो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, मतलब कि सीजी होता है। और सबसे नीचे जो हम लोग का होता है वो क्या होता है? सेंटर ऑफ प्रेशर होता है, सीपी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो सेंटर ऑफ प्रेशर होता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे होता है। तो ऑप्शन आपका सही है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज RIE के इन द इथिक टेक्निक। मतलब कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि RIE का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रिएक्टिव आयन इथिक होता है। क्या होता है? रिएक्टिव आयन इथिक होता है। रिएक्टिव आयन इथिक होता है RIE का फुल फॉर्म। रिएक्टिव आयन इथिक होता है। फिर कह रहा है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कॉपर इज 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि रूम टेम्परेचर पर पूछ रहा है तो वह 386 वाट पर मीटर केल्विन होता है। फिर कह रहा है कि इन एन एरर ड्यू टू द इरेगुलर फॉर्म एंड द हेलिकल ग्रूव ऑन द सिलेंड्रिकल सरफेस। मतलब कि जो एरर आता है ड्यू टू इरेगुलर फॉर्म ऑफ द हेलिकल ग्रूव ऑन सिलेंड्रिकल सरफेस, तो वह किसके कारण आता है? तो वह ड्रंकन एरर आता है। जो इरेगुलर शेप के कारण जो एरर आता है ना, इरेगुलर शेप के कारण जो एरर आता है उसे हम लोग ड्रंकन एरर कहते हैं।
व्हाट इज द कार्बन कंटेंट इन द पेयरलाइट ऑफ द यूटेक्टाइड स्टील। तो यूटेक्टाइड स्टील में हम लोग जानते हैं कि जो कार्बन का परसेंटेज होता है 0.83% होता है। कितना होता है? 0.83% होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट आर द मेथड यूज्ड फॉर द इवोल्यूटिंग द सरफेस फिनिश। तो सरफेस फिनिश को इवोल्यूट करने के लिए, मतलब मालूम करने के लिए पीक टू वैली हाइट मेथड का भी यूज करते हैं, एवरेज रफ मेथड का भी यूज करते हैं और फॉर्म फैक्टर का भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कह रहा है कि वेट ऑफ द बॉडी इज न्यूटन। तो इसका एसआई मात्रक, न्यूटन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका एसआई यूनिट। क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज फॉर्म्ड व्हेन द लिंक ऑफ द मैकेनिज्म इन द लाई इन द डिफरेंट प्लेन। जब डिफरेंट प्लेन में लाई करता है तो कौन सा मैकेनिज्म फॉर्म होता है? तो वह स्पेटियल मैकेनिज्म फॉर्म होता है। कौन सा स्पेटियल मैकेनिज्म फॉर्म होता है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द अनआइसोट्रोपिक मटेरियल। तो अनआइसोट्रोपिक मटेरियल का एग्जांपल वुड है। अनआइसोट्रोपिक मटेरियल कौन है? वुड है, क्योंकि आइसोट्रोपिक मटेरियल में ऑल डायरेक्शन में सेम फोर्स लगता है। यहाँ पर अनआइसोट्रोपिक मटेरियल का एग्जांपल वुड है। क्वेश्चन नंबर आपका देखते हैं 78। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस। सुपर चार्जिंग क्या है? एक प्रोसेस है। सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ, सुपर चार्जिंग एक प्रोसेस है। उसमें क्या होता है? तो कहना है कि फोर्सिंग द मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल और एयर ओनली द टू द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक अंडर द प्रेशर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। द लाइन ट्रेस्ड बाय द सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एज इट मूव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। मतलब कि सिंगल फ्लूइड के द्वारा जो फ्लूइड पार्टिकल होता है वो मूव करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो उसे क्या हम लोग बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं पथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथ लाइन बोलते हैं। पथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पथ लाइन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। मतलब जो सिंगल फ्लूइड पार्टिकल के द्वारा जो डिस्टेंस मूव होता है उसे पथ लाइन बोलते हैं। फिर कह रहा है कि द रेंज ऑफ वोल्टेज इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में जो रेंज ऑफ वोल्टेज होता है वह 20 से 40 वोल्ट होता है। आर्क वेल्डिंग में कितना होता है रेंज ऑफ वोल्टेज? रेंज ऑफ वोल्टेज जो होता है ना आर्क वेल्डिंग में से वह 20 से 40 वोल्ट होता है। ऑप्शन ये आपका सही है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी का हम लोग यूनिट जानते हैं कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है। डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है। यही होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर डायनेमिक विस्कोसिटी बटे डेंसिटी होता है जो मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। फिर कह रहा है कि द इफिशियंसी ऑफ ऑफ अ हीट इंजन वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल बिटवीन द 900 एंड 300 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि जब 900 डिग्री सेल्सियस एंड 300 डिग्री सेल्सियस में वर्क करता है तो इफिशियंसी क्या हुआ? तो इफिशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं कि T1 - T2 बटे T1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 900 डिग्री सेल्सियस हमें से 300 घटा देंगे। इस तरह से घटा देंगे 900 में से 300, यहाँ लिख देंगे 900 डिग्री सेल्सियस। तो ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 600 हो जाएगा अब बटे 900 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 बटे 3 दूना 6, 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 बटे 3। इसका जो आंसर आएगा वह गुना कर देंगे तो 66% आता है, लेकिन यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में द पेरिफेरल स्पीड विल बी ऑर्डर ऑफ। तो जो सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है उसमें पेरिफेरल स्पीड जो होता है सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग में वह 1800 मीटर पर मिनट होता है। 100 मीटर पर मिनट होता है। फिर कह रहा है कि द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ द इम्पल्स टरबाइन। द स्पेसिफिक स्पीड जो इम्पल्स टरबाइन का होता है, तो इम्पल्स टरबाइन के बारे में हम लोग जानते हैं कि हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज लो मतलब कि उसका स्पेसिफिक स्पीड भी कम होता है, जो 0 से 4.5 तक होता है। फिर कह रहा है कि इन
कह रहा है कि इन हाइड्रोलिक प्रोसेस is used to produce the circular blank of 10 mm diameter from the sheet of 2 mm thickness. If the shear strength of the sheet metal is 400 Newton per mm square, the force required to produce a circular blank. तो हम लोग जानते हैं कि shear stress बराबर क्या होता है। तो shear stress बराबर हम लोग जानते हैं यहाँ पर शेयर स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द ब्लैंक 10 mm दिया है डायमीटर एंड यहाँ पर थिकनेस दिया है 2 mm। तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, यहाँ पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा तो ये बराबर लिख देंगे यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का मान कितना दिया है 400 न्यूटन पर एम स्क्वायर गुने यहाँ पर जो थिकनेस हो जाएगा वो पाई dt होता है, होल कर रहा है तो एरिया पाई dt हो जाएगा। तो यहाँ पर थिकनेस जो है 10 mm है, थिकनेस कितना है तो 10 mm लिख देंगे गुने यहाँ पर फिर 2 mm दिया है तो गुना कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका 4 दूना 800, मतलब कि आंसर जो आएगा आपका वह यहाँ पर पाई के मान जब 22/7 रख देंगे तो कुल मिला के 25.13 किलो न्यूटन आ जाएगा। यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं, 4 दूना 8 लिख सकते हैं, 8 लिख कर गुने 8 लिखने के बाद 1 0 1 2 0 3 0 तो यहाँ पर 10 के पावर 3 इस तरह से लिख के और बाद 22/7 मान रख देंगे तो 7 या 21 कट जाएगा 3.41 आ जाएगा। तो 3 में 8 से गुना कर देंगे 24 1 25 तो ऑलमोस्ट आपका ये 3 0 का किलो न्यूटन में लिख देंगे तो 25 पॉइंट कितना हो जाएगा 25.13 किलो न्यूटन। आपका ऑप्शन भी सही है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर करें कि ना हॉट ब्लास्ट क्यूपोला। तो हॉट ब्लास्ट क्यूपोला में क्या होता है तो हॉट ब्लास्ट क्यूपोला में जो होता है ना हॉट ब्लास्ट क्यूपोला उसमें एयर सप्लाइड इज प्री हीटेड, एयर जो सप्लाइड करते हैं सो प्री हीटेड करते हैं, पहले से ही एयर हीटेड रहता है। फिर कह रहा है रिड्यूसिंग या कार्बरेजिंग फ्लेम कैन ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट फ्लेम जोन। तो कितना होता है डिस्टिंक्ट फ्लेम जो होता है ना रिड्यूसिंग वेल्डिंग में या कार्बोराइजिंग फ्लेम में तो वह 2 होता है, कितना होता है 3 होता है, सॉरी यहाँ पर रिड्यूसिंग या कार्बोराइजिंग फ्लेम कैन बी ऑलवेज बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट फ्लेम होता है, एगो इनर कोन एगो आउटर कोन होता है, एगो बीच में होता है। जब इस तरह से हम लोग वेल्डिंग बनाते हैं तो यहाँ पर जो बनता है प्रोसेस ये आउटर कोन हो गया, एक इनर कोन होता है, एक इंटरमीडिएट कोन यहाँ पर होता है, इसे इस तरह से आता है, एक इंटरमीडिएट कोन होता है। इस तरह से 3 डिस्टिंक्ट जोन होता है इन कार्बोराइजिंग फ्लेम में। फिर कह रहा है कि फॉर रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग 1.5 mm थिकनेस स्टील शीट्स द करंट रिक्वायर्ड इज, द करंट जो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग है तो सपोर्ट करंट रिक्वायर्ड इज ऑफ द कितना होता है 1000 एम्पियर पर कहा कि बहुत ज़्यादा मतलब कि करंट की आवश्यकता पड़ता है तो 10,000 एम्पियर होता है। जब रेजिस्टेंस सपोर्ट वेल्डिंग करेंगे तो 10,000 एम्पियर होता है। फिर कह रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SLA। तो SLA के जो फुल फॉर्म होता है वो स्टीरियोलाइथोग्राफी होता है। क्या होता है स्टीरियोलाइथोग्राफी होता है। SLA का जो फुल फॉर्म होता है SLA का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टीरियोलाइथोग्राफी होता है। क्या होता है स्टीरियोलाइथोग्राफी होता है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय डज नॉट कंटेन करता है टीन। तो वाइट मेटल में टीन का मात्रा नहीं होता है। कह रहा है कि 3 नॉन पैरेलल फोर्स होल्ड अ रिजिड बॉडी इन इक्विलिब्रियम दे मस्ट बी। तो यदि 3 को नॉन पैरेलल फोर्स लग रहा है तो कैसे कहाँ होना चाहिए तो वह कनकरेंट इक्विलिब्रियम में होगा तभी वह होल्ड कर सकता है। फिर कह रहा है कि इन फिजिक्स में फ्लूइड इज ए सब्सटेंस। तो फिजिक्स में जो फ्लूइड एक सब्सटेंस होता है तो फिजिक्स में जो एक फ्लूइड लिखा है फ्लूइड इज ए सब्सटेंस तो वह ऑलवेज मूव करता है व्हेन द सब्जेक्टेड टू अ शेयरिंग। मतलब कि यदि कोई फ्लूइड है, यदि कोई फिजिक्स में फ्लूइड इज अ सब्सटेंस तो यह सब्सटेंस है फ्लूइड में तो वह ऑलवेज मूव करता है कब जब उस पर शेयर स्ट्रेस लगता है तो यह प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन है। फिर कह रहा है कि यह पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव करता है इन द स्ट्रेट लाइन हुज द इक्वेशन ऑफ द मोशन इज गिवन इतना
2t³ - t² - 1 द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो हम लोग वेलोसिटी बराबर जानते हैं कि क्या होता है। वेलोसिटी बराबर ds/dt होता है। तो यहाँ पर ds/dt होता है, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे। तो डिफ्रेंशिएट कर कर जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 t², 3 दूना 6 t² - 2t होता है। ये हम लोग का वेलोसिटी आ गया। और जब इसी को फिर से जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बराबर मतलब क्या एक्सेलरेशन बराबर dv/dt हो जाएगा। dv/dt हो जाएगा। तो dv जब dt हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जब हम करेंगे तो 6 दूना 12t अब -2 हो जाएगा। और जब t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे, t बराबर जब 2 सेकेंड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, t बराबर जब 2 सेकेंड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जब t बराबर 2 सेकेंड रखेंगे ना, t बराबर जब 2 सेकेंड रखेंगे तो 2 सेकेंड रखला के बाद यहाँ पर दिया है कितना, 1 सेकेंड। तो जब 1 सेकेंड रखेंगे तो आंसर आपका 10 आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना, 10। तो आंसर हो गया। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो एक बार में वेलोसिटी या दूसरा बार में एक्सेलरेशन आ जाएगा। फिर कह रहा है कि इन सेपर है द स्ट्रोक लेंथ 240 mm, नंबर ऑफ डबल स्ट्रोक पर मिनट इज 14, द रेशियो ऑफ द रिटर्न एंड कटिंग टाइम 2:3 होता है, देन द कटिंग स्पीड इज। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। 15.9 आता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर को पुट कीजिए। फिर कह रहा है कि हॉट वायर एनिमोमीटर इज यूज करते हैं द मेजरमेंट ऑफ। तो हॉट वायर एनिमोमीटर का यूज करते हैं वेलोसिटी ऑफ गैस या एयर के लिए। तो गैस या एयर के लिए यहाँ वेलोसिटी ऑफ गैस दिया है, तो ऑप्शन भी सही है। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग है द लो इफेक्टेड जोन, मतलब कि लो इफेक्टेड जोन किस में होता है, लो हीट इफेक्टेड जोन किस में होता है। तो हम लोग जो लो हीट इफेक्टेड जोन होता है तो इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग में होता है। लो इफेक्टेड हीट जोन होता है, कहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग में होता है। क्वेश्चन नंबर फिर देखते हैं। कह रहा है कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ऑफ द नोमेनक्लेचर 077 इतना आता है। द है जब बैक रैक एंगल, तो बैक रैक एंगल जो होता है से 0 डिग्री होता है, क्योंकि हम लोग सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नोमेनक्लेचर में पढ़े थे कि सबसे पहले बैक रैक एंगल आता है, उसके बाद साइड रैक एंगल आता है, फिर इन रिलीफ एंगल आता है, फिर साइड रिलीफ एंगल आता है, फिर इन कटिंग एज आता है, फिर साइड कटिंग एज आता है। यहाँ पर एंगल ऑफ अप्रोच होता है। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले बैक रैक एंगल होता है, फिर साइड रैक एंगल होता है, फिर साइड रिलीफ एंगल होता है, फिर इन रिलीफ एंगल होता है, इन रिलीफ एंगल होता है, फिर साइड रिलीफ एंगल होता है, फिर इन कटिंग एज होता है, फिर साइड कटिंग एज होता है, एंगल ऑफ अप्रोच होता है। ऑप्शन ए सही है। फिर कह रहा है कि इन इफ द चेंज इन द डेंसिटी अकर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। यदि डेंसिटी में डिफरेंस आ रहा है कांस्टेंट टेम्परेचर पर, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है। और ये जो हम लोग का एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, पॉली रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब कि इंट्रोपिक कांस्टेंट होता है, स्ट्रोपिक कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। कह रहा है कि मेटल है जो सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 10 mm, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द 220 वाट मीटर केल्विन। यह जो क्वेश्चन है इसमें आपका गिवन डाटा है, एक मेटल प्लेट है जो सरफेस कितना, सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर दिया है, 2 मीटर स्क्वायर दिया एरिया। उसके बाद जो थिकनेस दिया है आपका वह 10 mm दिया है, मतलब कि यह लेंथ के बराबर है। थर्मल कंडक्टिविटी जो के का मान दिया है 200 वाट पर मीटर केल्विन दिया है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पूछ रहा है थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा। थर्मल रेजिस्टेंस के लिए हम लोग पढ़े हैं फार्मूला। यहाँ पर देखिए आप लोगों को हम क्वेश्चन नंबर 99 का सॉल्यूशन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा।
हम लोग जानते हैं कि फॉरियर लॉ के हिसाब से, फॉरियर लॉ में क्या पढ़े हैं, फॉरियर लॉ में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो क्यू बराबर होता है फॉरियर लॉ में, क्यू बराबर क्या होता है, माइनस के ए डी टी बटे डी एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूछ रहा है कि थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, मतलब कि ये दिया हुआ है, के दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एरिया, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बटे के ए, यही हम लोग का जो होता है थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होता है, थर्मल रेजिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हम लोग को डी एक्स दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है कितना 10 mm, और उसके बाद यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है 200 वाट पर मीटर केल्विन, एंड एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो 2 मीटर स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा, मीटर से mm में चेंज करने के लिए हम लोग भाग देते हैं 10 के पावर 6 से, सॉरी गुना कर देंगे ना, मल्टीप्लिकेशन मीटर को चलना है एम में, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 10 के पावर 6 से। अब देखिए यहाँ पर जब सॉल्व कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका जो थर्मल रेजिस्टेंस का आंसर आएगा वहाँ से काट देते हैं तो 10 से कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर ये ऊपर चला जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा आपका जो आंसर आ जाएगा यहाँ पर देखिए, उतना सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 2 आंसर जो आपका आ जाएगा सॉल्व करने के बाद 2.5 गुने 10 के पावर -5, क्योंकि नीचे 10 के पावर 6 था, और 10 के पावर जब 6 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 10 के पावर हो जाता 6 माइनस में, यहाँ जो 10 के पावर आपका 6 था ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर नीचे जो बचा था 10 से 10 कट गया था तो बच गया था कितना 2 गुने 2 4, तो 1/4 को जब हम लोग लिखेंगे तो क्या 2.5 नहीं आ सकता, 0.2.5 आएगा, और जब इसको यहाँ पर भाग देंगे तो फिर से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा ना, 1/4 को लिख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है द प्रोडक्ट ऑफ द डायमीट्रल पिच एंड द सर्कुलर पिच इज, तो डायमीट्रल पिच क्या होता है, डायमीट्रल पिच बराबर हम लोग जानते हैं कि टी बाई डी होता है, टी बाई डी होता है, और सर्कुलर पिच जो होता है से क्या होता है पाई डी बाई टी होता है। तो यहाँ पर से डी से डी कट जाएगा और टी से टी कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा पाई बच जाएगा, जो कि आपका आंसर है। फिर कह रहा है कि हीट इंजन रिसीव करता है हीट एट द रेट ऑफ 1500 किलो जूल पर मिनट एंड गिव द एन आउटपुट 8.2 किलोवाट, देन द थर्मल इफिशियंसी। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, सी होगा 32.80। बस सिंपल सा है, आपको रख देना है फार्मूला पर और बना देना है, थर्मल इफिशियंसी निकाल देना है। तो थर्मल इफिशियंसी बराबर जान ही रहे हैं कि हीट सप्लाइड बटे वर्क डन होता है। तो हीट सप्लाइड आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1500 किलो जूल पर मिनट है, यहाँ से आउटपुट दिया हुआ है इतना, तो इसको सेकेंड में बदल के 1500 को किलो जूल को सेकेंड में बदल दीजिएगा, उसके बाद इससे भाग दे दीजिएगा तो वर्क डन बटे हीट सप्लाइड हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि रॉकवेल टेस्ट फॉर द हार्डनेस ऑन द बी स्केल। तो रॉकवेल टेस्ट जो हम लोग हार्डनेस के लिए करते हैं ऑन द बी स्केल पर जो हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट करते हैं, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट कहाँ करते हैं, बी स्केल पर जो करते हैं वो स्टील बार इज यूज के लिए करते हैं। किसके लिए, रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट फॉर द हार्डनेस ऑन द बी स्केल इज कॉल्ड स्टील बार इज यूज करते हैं, स्टील बॉल इज यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडलिंग मेथड यूज द बुलियन एक्सप्रेशन। तो बुलियन एक्सप्रेशन का कौन यूज करता है, तो बुलियन एक्सप्रेशन का जो यूज करता है, बुलियन एक्सप्रेशन का कौन यूज करता है, तो कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री के लिए, कंस्ट्रक्टिव सॉलिड ज्योमेट्री के लिए हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। फिर कह रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड जब राइट हैंड साइड से बड़ा हो तो द चैन इज लॉक्ड होता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यदि जो राइट हैंड साइड के बराबर होता है, राइट हैंड साइड के जब बराबर होता है तो वह कंस्ट्रेंट चैन होता है। यही जब हम जानते हैं कि जब राइट हैंड साइड जब बड़ा हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड से तो वह अनलॉक्ड अनकंस्ट्रेंट चैन हो जाता है। क्या होता है, अनकंस्ट्रेंट चैन होता है जब ये बड़ा हो जाएगा राइट हैंड साइड तब।
और जब लेफ्ट हैंड सब बड़ा होता है तो लॉक्ड चेन होता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 105। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेटेलाइटर। द सेटेलाइट का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है क्या होता है, तो कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन जो होता है मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सेटेलाइट का। कोबाल्ट, क्रोमियम एंड टंगस्टन मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है सेटेलाइट का। फिर कह रहा है बोल रहा है कि इन अ फिक्स्ड बीम having a uniformly distributed load over the whole span the movement will be calculated। यदि कोई फिक्स्ड बीम है और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दिया गया है, मतलब इस तरह से कह रहा है कि यदि हम फिक्स्ड बीम का यूज करते हैं इस तरह से, और इस पर यदि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इस तरह से दिया गया है तो बोल रहा है कि उसका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा। तो बेंडिंग मोमेंट जो होता है से WL²/12 होता है। क्या होता है, WL²/12 होता है। फिर कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल शाफ्ट कनेक्टिंग बाय द ओर्थल कपलिंग इज 20 mm। द ड्राइविंग शाफ्ट रिमूव करता है द ड्राइविंग शाफ्ट रिवॉल्व करता है 200 RPM। डिटरमाइन द मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको भी आप लोग फाइंड आउट करिएगा, आंसर भी सही है। कह रहा है कि if a beam fixed at the both end with the central load W in the middle will be zero bending moment at। मतलब कि जो है इसे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर बीम फिक्स्ड बीम है तो इसको फिक्स कर देते हैं। फिक्स्ड बीम हो गया और कह रहा है कि बोथ एंड विद द सेंट्रल लोड, यहाँ पर बीच में दिया गया है W इन द मिडिल विल जीरो बेंडिंग मोमेंट। तो उसका जो ये होता है एक को जगह नहीं हुआ, मतलब कि फिक्स्ड बीम रहता है तो कहीं पर भी जीरो बेंडिंग मोमेंट एट नो वेयर। जीरो बेंडिंग मोमेंट कहीं नहीं अकोर होता है। फिक्स्ड बीम रहता है तो उसका जीरो बेंडिंग मोमेंट कहीं नहीं अकोर होता है। क्वेश्चन नंबर 9। विच माउथपीस इज हैविंग द मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस। तो कौन सा ऐसा माउथपीस है जिसका मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस होता है, तो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट माउथपीस का मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्टेंस होता है। द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन द बॉडी सेंटर क्यूबिक। तो बॉडी सेंटर क्यूबिक जो BCCI स्ट्रक्चर होता है इसमें 2 होता है पर यूनिट सेल में। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है और फैक्टर होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, वह सिंपल क्यूबिक के लिए 54 होता है, 0.54 होता है, और बॉडी सेंटर क्यूबिक के लिए जो होता है तो 0.64 होता है, 0.64 होता है। और जो हम लोग का होता है फेस सेंटर क्यूबिक एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए जो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर होता है वो 0.74 होता है। इस तरह से यहाँ पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर क्यूबिक पूछा तो ये हो जाएगा आंसर। फिर देखते हैं यहाँ पर कह रहा है कि इन विच प्रोसेस में द डायमीटर ऑफ द टिप रिड्यूस्ड या इंक्रीजिंग बाय द फोर्सिंग इनटू द कॉनिकल कन्फाइंड डाई। मतलब कि डायमीटर को इंक्रीज करना है या रिड्यूस करना है कन्फाइंड डाई के द्वारा, तो उस स्विंगिंग प्रोसेस के द्वारा हम लोग डायमीटर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कह रहा है कि उंड वॉच स्प्रिंग पास पोजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ। तो कोई उंड वॉच है मतलब कि एक चाबी भरने वाला घड़ी, हिंदी में चाबी भरने वाला घड़ी ऐसे बोलते हैं। तो ये उंड वॉच स्प्रिंग पोजेज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें जमा होता है। मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उसमें एनर्जी जमा होता है उंड वॉच में। क्वेश्चन नंबर 113। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ द अदर। मतलब कौन जो है डिफरेंट है फ्रॉम द अदर। तो साइनाइडिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग, ये सब के सब हम लोग का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस नहीं था। रिजिड बॉडीज है तो रिजिड बॉडीज का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वह 6 होता है। रिजिड बॉडी का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय द सडनली अप्लाइड लोड टू द प्रोड्यूस्ड बाय द सेम लोड व्हेन द ग्रेजुअली। तो 2 टाइम्स होता है, क्योंकि 2 ये होता है से हम लोग का सडनली अप्लाइड लोड में होता है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो होता है से ये होता है। तो इसे अगर 2 टाइम्स हो गया तो ऑप्शन आपका भी सही है।
फिर कह रहा है कि ऑयल ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9, विस्कोसिटी इज 2.8 स्ट्रोक 38 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी द विस्कोसिटी न्यूटन सेकंड पर मीटर। मतलब कि आपसे डायनेमिक विस्कोसिटी पूछा, ये जो है म्यू के मान पूछा है, और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप डेंसिटी फाइंड आउट कर लीजिएगा 1000 से मल्टीप्लिकेशन करके। तो आपका डेंसिटी जो आएगा वह 900 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, 900 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ जो स्ट्रोक लेंथ दिया है इसमें हम 0.1 से गुना कर देंगे तो उसको हम चेंज कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, जो कि स्ट्रोक लेंथ है। और 10⁻⁴ से जब इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो हम लोग का चेंज हो जाता है यह मीटर स्क्वायर पर सेकंड में हो जाएगा। उसका वैल्यू रख के फाइंड आउट कर लीजिएगा, आंसर सी उसका हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है वह 0.02 में होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट 0.02 में होता है। अब माइक्रोमीटर के पूछेगा तो 0.01 में होता है लिस्ट काउंट। क्वेश्चन नंबर 18, फीलर गेज जनरली कंप्राइजेज ऑफ द गेजिंग ब्लेड अवेलेबल इन द ओवरऑल लेंथ, तो वह 100 mm में अवेलेबल होता है फीलर गेज जो होता है इसे। फिर कह रहा है ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग आइज नीड टू प्रोटेक्ट, हम लोग मतलब कि जब करते हैं आर्क वेल्डिंग तो आर्क वेल्डिंग में आँख को प्रोटेक्ट करते हैं इंटेंस ग्लेयर से, आँख को हम लोग बचाते हैं। ऑप्शन है आपका सही दिया हुआ है आंसर में। फिर कह रहा है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्लोजली कॉइल्ड हेलिकल स्प्रिंग 20 सेंटीमीटर मीन डायमीटर हैविंग 25 कॉइल ऑफ द 2 सेंटीमीटर डायमीटर रॉड, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ दैट मटेरियल इज 7/10⁷ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द स्टिफनेस फॉर द स्प्रिंग इन द न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए आपका कंप्लीट हो गया 120 क्वेश्चन। और इसी तरह से NPCIL 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देखिए और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर कीजिए।